हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पीजीटी का 2009 वाला पेपर। इसके पहले मैंने 2006 वाला पेपर ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के फॉर्म में डाल दूंगी, आप इसको चेक कर लेना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, आपको लिरिकल बैलेड्स लिखा है। अगर सिर्फ लिरिकल बैलेड्स है तो उसका आंसर है 1798। बट अगर उसका प्रीफेस पूछा है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, तो उसका आंसर है 1800। सेकेंड क्वेश्चन है, टू whom is Wordsworth autobiographical poem The Prelude is addressed। वर्ड्सवर्थ ने ये पोयम लिखा था प्रल्यूड, जो उनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम था, या ऑटोबायोग्राफिकल भी इसको बोल सकते हो। तो ये उन्होंने एड्रेस किया था। एड्रेस का मतलब है इसको डेडिकेट किया था, या फिर कॉलरिज को कुछ आंसर करने के लिए या उनको बताने के लिए उन्होंने लिखा था, तो वो है कॉलरिज। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने काफी टाइम से ये पोयम को लिख रहे थे और इसको वो बार बार रिवाइज कर रहे थे, बार बार रिवाइज कर रहे थे, और कुछ सेक्शन उसका लिख के होने के बाद वो कॉलरिज को पढ़ के भी सुनाते थे। In 3 years she grew. The little girl will be sportive as। अभी इसके as के आगे का आंसर बताना है। as यहाँ पे एक सिमिली यूज हुआ है, तो वो है द फॉन। ठीक है, फॉन का मतलब होता है बेबी डियर, मतलब डियर का छोटा सा बेबी वो होता है। और ये लाइन जो है 3 years she grew, ये लाइन वर्ड्सवर्थ के एक पोयम में से है। Which work was described by Keats as a feverish attempt rather than a deed accomplished। तो ये कीट्स ने उनकी पोयम को डिस्क्राइब किया था, एंडीमियन को के बारे में उन्होंने वो डिस्क्राइब किया था। और डीड अकम्प्लिश मतलब, इसका मतलब ये है कि वो कोई काम करना चाहते थे, लेकिन इन दी एंड वो काम क्या हुआ, अकम्प्लिश्ड नहीं हुआ। वो बस उनका एक अटेम्प्ट ही रह गया, एक कोशिश रह गई, वो काम कभी उनका पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कीट्स डाई। तो कीट्स की डेथ हुई थी 1821 में फ्रॉम कंजम्पशन। कंजम्पशन पुराने टाइम में ब्रिटेन में ट्यूबरकुलोसिस का जो डिजीज है या टीबी का जो डिजीज है उसको कंजम्पशन बोलते थे, और कीट्स की डेथ हुई थी उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेलीज एलिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। एलिस्टर शेली का एक पोयम है और इसको द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड भी बोला जाता है। और ये जो टाइटल है एलिस्टर, ये सजेस्ट किया था थॉमस लव पिकॉक ने। शेली और थॉमस लव पिकॉक ये दोनों फ्रेंड्स थे और उन्होंने शेली को ये टाइटल सजेस्ट किया। एलिस्टर का जो नाम है ये आया है रोमन माइथोलॉजी से, और उसमें एक कैरेक्टर है, एक स्टोरी है जिसको थॉमस लव पिकॉक ने एक बार शेली को डिस्क्राइब किया था और शेली ने उस पर पोयम लिखा। और फिर थॉमस लव पिकॉक ने उनको बोला कि उस पोयम का टाइटल रखो एलिस्टर। और ये जब पोयम कंप्लीट हुआ, और जब पोयम कंप्लीट होने के बाद शेली ने जब वो पोयम थॉमस लव पिकॉक को पढ़ के सुनाया, तो उन्होंने इस पोयम को बोला था इविल जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose death is mourned by Shelley in Adonis। तो mourned by Shelley मतलब ही है कि उन्होंने किसकी डेथ के बारे में दुख जताया है उनके एक पोयम में, या फिर एडोनिस में। तो जब भी किसी की डेथ के लिए दुख जताने के लिए कोई पोयम लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं एलिजी। तो एडोनिस में शेली ने कीट्स की डेथ पे दुख जताया है। Which of the following is not correctly match। अभी यहाँ पे मैंने उसको पूरा जम्बल कर दिया, बट मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। When the lines have spoken, love accents are soon forgot। तो ये लाइन कौन से इसमें से आता है, तो ये लाइन आता है When the lamp is shattered, इस पोयम में से। Nothing besides remain round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and levin strand stretch far away। ये लाइन आता है ओजिमेंडीज से। Oh lift me as a wave, a leaf, aloud I fell upon the throne of life, I bleed। ये लाइन है Ode to the West Wind से। A heavy weight of ours has chained and bowed one to like thee, tameless and swift and proud। तो इसमें क्वेश्चन पेपर में इसके आगे दिया था एडोनिस, बट एडोनिस रॉन्ग है। ये जो लाइन है ये आता है ओड टू द वेस्ट विंग से। ये सारी शेली की पोयम से। अगेन, अ हैवी वेट ऑफ आर्स
has chained and bowed one to like the tameless and swift and proud, ये लाइन आता है Ode to the West Wind से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकेंस। तो इसमें काफी वर्क्स दिए थे, तो उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन से डिकेंस ने लिखे हैं और कौन सा डिकेंस का नहीं है, कौन सा डिकेंस का नहीं है वो बताना था। द क्रिकेट ऑन हर्थ, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड द बार्नबी रज, ये तीनों वर्क्स लिखे हैं चार्ल्स डिकेंस ने। और ओल्ड फॉर्च्यूनर्स जो ऑप्शन में था वो डिकेंस ने नहीं लिखा था, वो लिखा था थॉमस डेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अभी यहाँ पे बताने कि कौन सा रॉन्ग मैच हुआ था। तो थॉमस ग्राइंड ये लिखा था, ये हार्ड टाइम्स में आता है ये कैरेक्टर। रिचर्ड कार्स्टोन ये आता है ब्लीक हाउस में। एडा क्लार्क भी ब्लीक हाउस में आता है। एबल मैकविच, इसके आगे दिया था ओलिवर ट्विस्ट बट ये रॉन्ग है। एबल मैकविच अपीयर होते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। तो बाकी के सारे कैरेक्टर्स उनके नॉवल में ही अपीयर होते हैं। थॉमस ग्राइंड अपीयर होता है हार्ड टाइम्स में। रिचर्ड कार्स्टोन अपीयर होता है ब्लीक हाउस में। एडा क्लार्क भी ब्लीक हाउस से है। बस एबल मैकविच जो है वो आते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज आर द नॉवेल्स बाय हार्डी। तो इसमें जो नॉवेल्स दिए थे वो पूछा था कि इसमें से कौन से हार्डी ने दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। द ट्रम्पेट मेचर, डेस्परेट रेमेडीज एंड जूड द ऑब्सक्योर, ये तीनों वर्क्स हार्डी ने लिखे थे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा। तो हार्डी का एपिक ड्रामा, उन्होंने फिर से कुछ नॉवेल्स दिए थे और पूछा था कि एपिक ड्रामा कौन सा है। तो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज ये उनकी नॉवेल है। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड ये भी एक नॉवेल है, लेकिन द डायनेस्ट जो है वो उनका क्लोसेट ड्रामा है, तो फिर उसको एपिक ड्रामा भी कंसिडर कर सकते क्योंकि ये दोनों तो नॉवेल है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एंड फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड ये तो नॉवेल है। इवन दो ये सारे वर्क्स थॉमस हार्डी के हैं, लेकिन उन्होंने जॉनरा अलग से पूछा था कि कौन सा जॉनरा है। और इस दोनों में भी फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दिया था नन ऑफ द अबव, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं था यहाँ पे। Which of the following is not a drama by Eliot। अगेन देखो यहाँ पे उन्होंने ड्रामा लिखा है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें ध्यान रखना, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यूजुअली पूछते हैं कि कौन सा किस राइटर ने नहीं लिखा। तो यहाँ पे जो वर्क्स दिए वो सारे उस राइटर के ही है, बस उन्होंने उसका जॉनरा अलग से पूछा है। तो ऑप्शन में जो ड्रामास थे एलियट ने लिखे हुए वो है मर्डर इन द कैथीड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, ये तीनों ड्रामा है। बट जो एश वेनसडे है ये भी एलियट का ही है, बस फर्क ये है कि एक पोयम है, तो उन्होंने वही पूछा था नॉट अ ड्रामा, तो फिर पोयम है एश वेनसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट। ये बुक किसने लिखा था द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट, ये लिखा था हेलन गार्डनर ने, और ये कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स है। हेलन गार्डनर जब वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी तो वहाँ पे उन्होंने जो लेक्चर्स दिए थे, तो लेक्चर्स देने से पहले नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते उस लेक्चर के लिए। उन्होंने जो प्रिपरेशन किया था बाद में उन्हीं नोट्स को और फिर जो भी स्टूडेंट्स के उसमें रिकलेक्शंस थे वो सबको कंपाइल करके एक बुक पब्लिश किया था, और वो बुक का नाम दिया था द आर्ट ऑफ टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टी.एस. एलियट बॉर्न। तो टी.एस. एलियट की बर्थ हुई थी 1888 में, और उनकी बर्थ हुई थी सेंट लुइस मिजूरी में। वो यूएस सिटीजन थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। नेक्स्ट है वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच, शी इज। तो फोर्थ विच किस कैरेक्टर को बोला गया है, तो वो है लेडी मैकबेथ। अगेन शेक्सपियर ने कभी भी उनको फोर्थ विच नहीं बोला, ये क्रिटिक्स ही बोलते थे। अगर आपने कभी मैकबेथ पढ़ा है तो देखो उसके शुरू में ही 3 विचेस होती है, जो एक कल्ड्रन के इधर कुछ कल्ड्रन में कुछ बना रही होती है, और वो फिर मैकबेथ को एक प्रोफेसी देती है कि ऐसे ऐसे होगा। तो फिर वो 3 विचों के अलावा लेडी मैकबेथ को भी एक विच कंसिडर किया जाता है, और ये ऑफन क्रिटिक्स ही बोलते हैं उसको फोर्थ विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफी। जब भी किसी को ऐसे डायरेक्ट ये किया जाता है ना, एड्रेस किया जाता है, ओ वर्ड मतलब हम लोग यहाँ पे वर्ड से कुछ बात कर रहे हैं। ओ लाइफ मतलब लाइफ को एड्रेस करके बोल रहे हैं। ओ टाइम तो यहाँ पे टाइम को एड्रेस करके कुछ बोल रहे हैं। तो जब भी ऐसे किसी को डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है अपोस्ट्रोफी।
हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबी? टिंटन एबी लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल हेंचार्ड बिगैन हिज लाइफ एज अ, ये थॉमस हार्डी के नॉवेल में है, मेयर ऑफ कास्टब्रिज। तो वो पहले एक हेयर ड्रेसर का काम करते थे, ठीक है, और जब बाद में वो पूरी नॉवेल में मतलब वो अपनी वाइफ को बेच देते हैं और फिर जब वो कास्टब्रिज चले जाते हैं तो वहाँ पे वो मेयर बनते हैं, लेकिन वो शुरू में एक हेयर ड्रेसर होते हैं। हेयर ड्रेसर उसको बोलते हैं जो वो घास होती है ना, सूखी घास, उसको जमा करते हैं या फिर उसको वो रेक के मदद से उसको जब कंपाइल करके रखते हैं, उसको हेयर ड्रेसर बोलते हैं। Who has composed the following lines? तो ये लाइन किसने लिखा था? To me that cup has been dealt in another measure. ये किसने बोला था या फिर ये किसकी पोयम में अपीयर होता है? तो वो अपीयर होता है पीबी शैली के। पीबी शैली ने एक पोयम लिखा था स्टांजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। इस पोयम में ये अपीयर होता है और इसको कभी कभी सिर्फ डिजेक्शन नाम से भी पब्लिश किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ डिजेक्शन भी है तो भी चलेगा, अगर पूरा है स्टांजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स तो फिर उसको भी मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिंगवे द नॉवेलिस्ट, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? अर्नेस्ट हेमिंगवे वो अमेरिकन थे, लेकिन फिर उसके बाद वो पेरिस में भी रहते थे 1920s के टाइम पीरियड में। टी.एस. एलियट द वेस्टलैंड, उनका वेस्टलैंड कब पब्लिश हुआ था? 1922। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है क्योंकि इससे मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये एज जो ईयर है यहाँ से मॉडर्निज्म का बिगिनिंग होता है। इसमें से फिगर ऑफ स्पीच बताना है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज, तो इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन हुआ है क्योंकि ब्यूटी को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है, लस्ट्रस आईज का उसको पर्सोनिफाई किया गया है इसमें हु हैज पेन द फॉलोइंग लाइंस, इसमें बताने कि ये लाइंस किसने लिखा था? आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवेड एंड द बिट्रेड। ये लाइन लिखा था कमला दास ने उनकी पोयम में एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन पोयम का नाम है। द इडियम हश मनी मीन्स, हश मनी का क्या मतलब होता है? ब्राइब पेड टू कीप समवन सम मैटर सीक्रेट। तो मतलब ब्राइब मतलब क्या? रिश्वत देते कि कोई अगर आपको किसी ने कोई गलत काम करते हुए पकड़ा है तो आप उसको पैसे देके चुप कर दो कि प्लीज कुछ बोलो मत आगे मेरे बारे में, या फिर मैंने वो काम किया उसके बारे में किसी को बोलो मत, तो उसको बोलते हैं हश मनी। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।